तो वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। साल 2022 के विधानसभा के आम चुनावों में सबने देखा कांग्रेस पार्टी को जीत यहां पर मिली है, भाजपा को भी यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके आज कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई तरह के फैसले ले रहे हैं। क्या भाजपा अपने हार के कारणों को भी तलाश रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या देख रहे हैं अब आगे? सुक्खू साहब ने कमान संभाल ली है, उनके फैसले जो वो ले रहे हैं पिछले 2-3 दिन में, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी उन बातों पर कोई हम टिप्पणी करें। लेकिन आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं और उसमें उनकी राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं उस प्रकार से उनको कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और फैसले जहां तक जो ले रहे हैं उन फैसलों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार बनी है, मेरी शुभकामना है और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको बधाई दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश में जो स्थापित परंपराएं जो हमारी जो कि हम सहजता, सरलता, शालीनता, उन तमाम बातों को हम बनाए रखें। लेकिन जैसे बदले की भावना के साथ कुछ चीज़ों की शुरुआत करने की दिशा में उनने अपनी बातें कही हैं। उसमें प्रमुख रूप से एक बात कि 1 अप्रैल के पश्चात हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के पश्चात जो संस्थान खुले हैं, जो ऑफिसेज खोले हैं, उनको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने तक तो बात समझ में आती, ठीक है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हम रद्द करेंगे। पूर्व में सरकार के पास मैंडेट था और इनसे ज्यादा मैंडेट था, ये मात्र 0.9% से इनका जो है इनका मैंडेट है, अगर हम वोट शेयर के हिसाब से अगर हम बात कहें। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा मैंडेट था तो वो 7% से ऊपर था। इस बात को उनको समझना चाहिए। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार बनने के बाद जो बजट के प्रावधान के बिना उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले थे, ऑफिसेज खोले थे, हमने उनको सबको फंक्शनल किया। हमने बदले की भावना से उनको रद्द नहीं किया, बंद नहीं किया, जो खुल गए थे उनको चलाया। और वर्तमान सरकार से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो यही करेंगे। जो संस्थान खोले हैं लोगों की मांग पर खोले हैं, उस क्षेत्र की जनता की मांग पर खोले हैं, वहां के जनप्रतिनिधि के कहने पर खोले हैं और इसलिए उनको चलाने की जिम्मेवारी उनकी है। और उसके साथ साथ में जहां नए संस्थान खोलने हैं, नया काम करना है, उसमें आपको स्वतंत्रता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप बजट ही नहीं था और आपने हवाई बातें करके जो है वो हमको बताएं कौन किस चीज में बजट नहीं था। देखिए, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो है वो तथ्य पर बात करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं उनसे। जो भी जितने भी संस्थान खोले गए हैं जो फंक्शनल हो गए हैं, एक एसडीएम का दफ्तर खोल दिया और दफ्तर में जो है वो फंक्शनल होने के बाद वहां पर वर्किंग शुरू हो गई है, बजट प्रोविजन के साथ हुई है, उसको क्या बंद करेंगे? बीडीओ का ऑफिस खोल दिया और बीडीओ का ऑफिस फंक्शनल हो चुका है, क्या उसको भी बंद करेंगे? तहसीलदार का ऑफिस खोला है, वो फंक्शनल हो चुका है, तहसीलदार बैठा है वहां पर, पोस्टेड है, पोस्टिंग क्रिएट हुई है कैबिनेट से, वो बिना बजट के नहीं होती है पोस्टिंग क्रिएट। बजट के क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है वो सारी चीजें वहां पर उस प्रकार से होती है। तो इसलिए उनको इस बात को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी में कुछ चीजें करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनसे नुकसान होगा। और जब इस तरह के निर्णय लेंगे, जन हित में जो हमने काम किए हैं उनको रोकने की बात करेंगे, बंद करने की बात करेंगे, तो लोगों के पास बहुत जल्दी रास्ता निकल आएगा सड़कों पर आने का। लोगों के पास बहुत जल्दी रास्ता निकल आएगा कानूनी तौर पर जो है वो अपनी बात रखने का। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में ये चीजें जो हो रही है, और मुझे मालूम नहीं, मैं तो मानता तो उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, और अभी भी मुझे यकीन, या तो कोई किसी की कंपल्सन, कोई आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, ये चीजें नुकसान होंगी।
अच्छा, परिणामों की अगर बात करें, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, मंडी में अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो भाजपा की देखी गई, लेकिन अन्य जिलों में जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। कोई फीडबैक आप ले रहे हैं? लोग तो आपसे आकर मिल रहे हैं, कुछ सुबह से विधायकों शाम ने भी। तक लोग बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। जो हमारे विधायक चुनाव लड़े हैं वो भी मिल रहे हैं, जो जीत करके आए हैं, जो चुनाव जीत करके नहीं आए वो भी मिल रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी मिल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र की। और कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से हम पार्टी के अंदर बैठ करके विचार करेंगे और आकलन करेंगे कारण क्या रहे। लेकिन ठाकुर साहब, एक चीज समझने की बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा या कर्मचारियों की नाराजगी रही, या क्या फंक्शनल, आप क्या चीज देखिए एक मुद्दा था, एक वन ऑफ द मुद्दा, वन ऑफ द इशू ये था। और हमने इस बात को देखा, हमने इसको असेस भी किया है, हम बारीकी से इसको असेस कर रहे हैं। ओपीएस मुद्दा था, लेकिन इससे नुकसान कितना हुआ इसका आकलन करने की जरूरत है। लेकिन अगर ओपीएस अगर मुद्दा था तो आपकी सरकार के समय में क्यों आखिरकार इसके ऊपर कुछ काम हो सकता था, या कोई आपने प्लानिंग इस तरह की कोई की हो? देखिए हमारा मानना था कि वर्तमान वित्तीय परिस्थिति ऐसी है कि हम कोई कमिटमेंट करें जिसको हम पूरा करने की स्थिति में ना हुआ है तो वो हमको कल को जवाब देना मुश्किल होगा। हम जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, और जो इन्होंने काम किया है सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। क्या हुआ राजस्थान में, 10-11 महीने हो गए, वहां पर साल होने जा रहा है, वहां पर ओपीएस की घोषणा की हो, क्या मिला वहां पर? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में जहां ओपीएस की ने घोषणा की है, क्या ओपीएस लागू हो गया वहां पर? अभी हाल ही में 12 तारीख को प्रश्न लगा था लोकसभा में, उसका जवाब दिया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो वहां पर लोकसभा के अंदर, और उसमें बड़ा स्पष्ट कहा उन्हें कि जो पैसा कर्मचारियों का जो वहां पर जो अंश जो जमा है, तो वो कोई इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं, उस पैसे को वापस स्टेट को दिया जाएगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन उसमें है ही नहीं है मौजूद, जो साइन किया स्टेट और सेंटर का। वो मार्केट में लगा वो पैसा, और मार्केट में अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लगा है, तो इसलिए बहुत बड़ा संकट आएगा उसमें दिखना। अच्छा, हार की समीक्षा भी तो करनी होगी। क्या लग रहा है आपको, कोई केंद्र से, आपके हाईकमान से कोई बात? मैं चाहूंगा कि केंद्र आए और इस बात को लेकर के निश्चित रूप से एक बार आकर के सारी चीजों का आकलन ले, फीडबैक ले, और क्या कारण रहे। विधायक दल की बैठक जो है वो भाजपा की भी होनी है, नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाएगा इसको लेकर भी सवाल है। आप बनेंगे नेता प्रतिपक्ष या किसी और को बनाने की तैयारी? हमारी पार्टी में स्थापित कुछ व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ पर पार्टी का नेतृत्व तय करता है, जो निर्णय होगा पार्टी का उस पर विचार करें, उस पर हम साथ चलेंगे। क्या लगता है आपको, हार के पीछे बागी भी कोई कारण हो सकता है? बागी डेफिनेटली, बागी जहां खड़े हैं उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन कुछ जगह हमने बागियों को काउंटर करते हुए वहां वो सीटें जीती भी है। कुछ के ऊपर कार्रवाई भी आपने की है? कुछ के ऊपर कार्रवाई है, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है जो बागी खड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में जिन लोगों को आशीर्वाद से खड़े थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों देखा गया, चुनावों के दौरान ही जब कन्वेंसिंग चल रही थी आपकी, तो कई बागी जो है बड़े तेज सुर में थे। नुकसान तो उन्होंने भी किया है। आपको नहीं लगता कि अब उनके ऊपर कार्रवाई का समय है और जल्द से जल्द ये चीज होनी चाहिए? मुझे पूरा भरोसा कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। आगामी विधानसभा का सत्र जो है वो होना है, क्या लग रहा है आपको, कब सत्र वो हो सकता है? क्योंकि ये तो सरकार ने बुलाना है वैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 से 22 तक ये होना चाहिए। देखिए, कुछ स्थापित व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन होना चाहिए। विधानसभा का गठन हो चुका है, यानी कि रिजल्ट निकलने के बाद, अब कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसके पश्चात तुरंत सत्र बुलाना चाहिए, ओथ होनी चाहिए, विधायक जो चुन करके आए हैं, और उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होता है, और उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। ये 3 चीजें बहुत, मुझे लगता है कि इसको विलंब करने का कोई औचित्य बनता नहीं। लेकिन यहाँ संकट ये बना है कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, और मंत्रिमंडल के गठन में जो जिस तरह की कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, तो उस कारण से एक विचित्र परिस्थिति बनी हुई है। अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं एक, हिमाचल में पहली बार, एक और, लेकिन अब अभी एक नहीं कई और हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हमको भी होना चाहिए। कांगड़ा वालों का अपना पक्ष है, क्यों नहीं होना चाहिए? कांगड़ा ने 10 सीटें दी हैं,
उन्होंने अपना तर्क दिया है, वो उनके सामने अपनी पार्टी हाईकमान के, जो मेरी जानकारी है, पार्टी हाईकमान के सामने रखा उन्होंने। शिमला बालू का अपना आकलन है, शिमला वाले बोलते हैं कि हमने उनसे भी ज्यादा शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का कंट्रीब्यूशन है। जयराम जी, आप मुख्यमंत्री रहे, आपने पूरा 5 साल जो है वो काम किया, बहुत से कयास लगाए गए इस बीच कि आप जो है वो हट सकते हैं, आपको हटाया जा सकता है। बतौर वित्त मंत्री भी आपने काम किया है। प्रदेश के हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ओपीएस और ये जो महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए जाने हैं या और जो वादे किए गए हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं अगर राज्य सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि ये सारे तमाम वायदे पूरे किए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी? देखिए, जो जहां तक ओपीएस की बात है, और ओपीएस के बारे में बड़ा स्पष्ट मैंने पहले भी कहा, अब लागू करने की बात आ रही है कि हम ही लागू करें, लेकिन ओपीएस का फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है ये अभी थोड़ा लेट आएगा, 2027 के पश्चात आएगा ज्यादा इसका इंपैक्ट। अभी बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसको लागू करने की अगर बात कह रहे हैं कि वर्तमान जो प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें तो ये परिस्थितियां नहीं है। और जो 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कहें, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उनने जो है एक चुनौती उनके सामने होगी, किस तरह से फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे, अब तो करना चाहिए उनको, क्योंकि वादा किया, कमिटमेंट की, इस पर उन्होंने वोट मांगे हैं, वोट लिए हैं, सरकार बनी है। लेकिन आने वाले समय में डेवलपमेंट के लिए पैसा कितना रहेगा? हमारा टोटल पेंशन और इसका बजट जो है हमारा लगभग 40% तो हमारा टोटल सैलरी और पेंशन पे चला जाता है। और आने वाले समय में इसमें कितना बजट डेवलपमेंट के लिए रह जाएगा, ये सीमेंट प्लांट जो है, कल खबर आई कि वो अचानक उन पे ताले लग गए, सैकड़ों कर्मचारी जो हैं वो बाहर हैं। क्या प्रदेश के लिए ये चीजें ठीक है? क्या कोई क्राइसिस जो है इससे आप देख रहे हैं आगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़ करके इंटरवीन करना चाहिए। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे भी बहुत कम है, और जो इंडस्ट्री लगी है वो संकट में अपने आप को महसूस करती है, तो निश्चित रूप से उनका कोई रास्ता निकालना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो उनके रोजगार का क्या होगा? जिनके परिवार ये 2 फैक्ट्री जो हमारे सीमेंट प्लांट्स हैं, इसके बलबूते रोटी खा रहा है, तो बहुत बड़ा संकट है। मैं समझता हूँ इस बात को, आई डोंट नो कि भाई चीफ मिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको ले रहे हैं। प्रदेश के वित्तीय हालात जो हैं वो पहले से ही चर्चा में रहे हैं कि इतने अच्छे नहीं हैं, इतने बेहतर नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, एक और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही है, और अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, ये जो खर्च है आप किस तरह से देख रहे हैं वित्तीय हालात को? नहीं, मैं देखो, इस सारी चीज में कांग्रेस वालों को सबसे पहले तो अध्ययन ये करना चाहिए, वो वही कहना चाहिए जो कर सकते हो वित्तीय स्थिति में, और संसाधन कहां से जुटेंगे इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो घोषणाएं करते जा रहे हैं, और जो 10 गारंटीज उन्होंने ये अभी विधानसभा के चुनाव के दौरान दी हैं, उनको पूरा करने के लिए, उसके लिए बजट का मैकेनिज्म, बजट प्लान क्या होगा उनका, वो उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार इनका विजन क्या है स्टेट को चलाने का। अभी कल सुक्खू साहब से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि जो प्रशासनिक फेरबदल सत्ता में आते ही हुआ करता था वो नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि उन्हीं से काम लेना है, सबको काम दे दिया है, और अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है तो हम करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? चलो, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है कि जहां उन्होंने ये कहा कि हम प्रशासनिक फेरबदल जल्दी में नहीं करेंगे, तो उसको हमने भी तुरंत नहीं किया था। हमने डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, हमने एसपी के लिए हमने काफी टाइम लगाया, उसके बाद होमवर्क किया, उसके बाद हमने चेंजेस किए। डीजीपी के लिए भी काफी वक्त लगा, उस वक्त करने के बाद जो है हमने उस पर चेंजेस की है। सीएस के लिए जो है हमने हाँ, उस बारे में हमने निर्णय लिया था, जल्दी निर्णय लिया था। उस वक्त की एक जरूरत होती है, अपना अलग अलग परिस्थिति होती है।
तो अभी के जो चीफ सेक्रेटरी वो तो रिटायर इसी महीने हो रहे हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि उनको कंटिन्यू करने की उनकी मंशा है, उसमें कोई बात नहीं। ऑफिसर देखिए, ऑफिसर होते हैं, उनको सरकार के साथ काम करना है। हमारी सरकार थी, हमारे साथ काम किया, अच्छा काम किया, और अब सरकार बदल गई, उनकी सरकार बनी, उनकी सरकार में भी अच्छा काम करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप कहते थे कि ताज जो है वो नहीं बदलेगा, रिवाज जो है वो हमको कायम, रिवाज जो है वो हमको यहाँ पर बदलना है। क्या आप देख रहे हैं, ताज बदल गया, रिवाज नहीं बदला? कोई एक बड़ा कारण? नहीं, मैं कारण उसमें मैंने कहा कि कारण का आकलन हम कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उस पर बहुत कंक्लूजन पर मुझे पहुंचना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। अभी हमारी पार्टी इस बारे में विचार कर ही रही है, फीडबैक ले रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब की बार हमने बहुत गंभीर प्रयत्न किया है, और उसका परिणाम यह है कि हिमाचल के इतिहास में सबसे कम वोट शेयर के साथ परिवर्तन हुआ है सत्ता का, 1% से भी कम, 0.9%। और आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में जो परिवर्तन होता तो 4%, 5%, 6%, 7% ये अंतर होता था। 37,000 वोट का अंतर है भाजपा और कांग्रेस का, सिर्फ 37,000, और 38,000 वोटों से मैं जीता हूं। मैं सिर्फ यही इस बात लिए कह रहा हूं कि मामूली सा अंतर, अगर वोट शेयर की अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ सीट की अगर हम बात करें, ठीक है, उनका नंबर बढ़ गया, 60 वोटों से सीट हारी है, 150 वोटों से सीट हारी है, 300 वोटों से सीट हारी है, 400 वोटों से सीट हारी है, 500 वोटों से सीट हारी है। बहुत क्लोज कंटेस्ट रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ गेम जो है, नंबर गेम उनकी फेवर में जरूर जाती है, लेकिन मैंडेट उनके पक्ष में एक तरफा ऐसा नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कई चीज़ों को लेकर आप बेबाकी से अपनी बात रखी है, हार के कारणों को भी अब तलाशा जाना है, लिहाजा हाईकमान से अब कोई आदेश आए तो आगे बैठकों का दौर यहां पर भी जारी हो। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।